गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम नरेंद्र सिंह और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन। परफेक्ट गैस, जो आदर्श गैस जिसकी हमने लास्ट टर्म पे डेफिनेशन पढ़ी थी, उनके गुणधर्म पढ़े थे कि आदर्श गैस किन नियमों का पालन करती है। उसका जो आइडियल इक्वेशन है कैरेक्टरिस्टिक आदर्श गैस के लाक्षणिक लाक्षणिक मतलब वो उसके लक्षणों को प्रदर्शित करने वाला, लक्षणों को इंडिकेट या कहें कि वो गैस परफेक्ट गैस जो है वो उस इक्वेशन को फॉलो करती है। उस इक्वेशन को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसको कि हम आदर्श गैस का लाक्षणिक समीकरण कहते हैं। इससे पहले कल हमने दो लॉज डिस्कस किए थे। एक ऊपर आप देख पा रहे हो चार्ल्स का लॉ डिस्कस किया था, एक बॉयल का डिस्कस किया था। बॉयल का नियम क्या डिस्कस किया था हमने कि आयतन जो है दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है अगर ताप को कांस्टेंट रखा जाए। ये बॉयल का नियम था, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। और चार्ल्स का इक्वेशन था कि आयतन तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होगा, समानुपाती होगा अगर हम दाब को नियत रखें, V प्रोपोर्शनल टू T या V अपॉन T इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब इन्हीं को मिला के हम आगे एक गैस इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। उसके लिए लाइन बाई लाइन में आपको डिस्कस करता चलता हूँ क्या इसमें लिखा हुआ है। ये आप एक कर्व देख रहे हो, ग्राफ बना हुआ है। वर्टिकल एक्सिस पर है प्रेशर और हॉरिजॉन्टल पर है V वॉल्यूम। ये दो पॉइंट दिए हुए हैं, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 किन्हीं ही रास्तों से आया जा सकता है, ए के थ्रू, बी के थ्रू या सी के थ्रू आया जा सकता है। अब हम ये इक्वेशन को फाइंड आउट करने में, ड्राइव करने के लिए हम जो दो लॉज पढ़े थे, चार्ल्स का लॉ पढ़े थे और बॉयल का लॉ पढ़े थे, इन दोनों लॉज का यूज़ हम करेंगे। अनुच्छेद 2.16 एंड 2.17 में हम देख चुके हैं कि तीन अवयवों दाब, तापमान व आयतन में से कोई दो अवयव वेरिएबल चर हैं तथा एक अचर था। जैसे एक बार तो पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट था तो उसमें टी कॉन्स्टेंट रखा गया था, और एक जो ऊपर आप देख पा रहे हो वी वाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है चार्ल्स में, तो उसमें पी हमने कॉन्स्टेंट रखा था। तो तीन में से दो वेरिएबल थे यानी परिवर्तनशील थे और एक कॉन्स्टेंट था पी, वी और टी में से। अब एक अन्य सामान्य अवस्था का अध्ययन किया जाएगा जिसमें कोई भी गुणधर्म स्थित नहीं रहेगा। यानी कि अब तक हमने एक बार पी को कॉन्स्टेंट रखा, एक बार टी को कॉन्स्टेंट रखा, अभी हम किसी को भी कांस्टेंट नहीं रखेंगे, तीनों चीज़ें परिवर्तन हो रही हैं। इसे समझने के लिए मान लिया जाए कि गैस की कुछ मात्रा की प्रारंभिक अवस्था P1, V1 व T1, यानी कि कोई एक गैस है जिसका इनिशियली प्रेशर P1 है, आयतन V1 है और तापमान T1 है। अब इसे किसी प्रक्रम द्वारा अन्य अवस्था में लाया जाए ताकि नई अवस्था एक किसी भी प्रोसेस के थ्रू वो N1 हो सकता है, दूसरी अवस्था P2, V2, T2 पर ले आए हम, जैसा कि फिगर 2.14 में दिखाया गया है। इसे तीन तरीकों से, प्रक्रम तरीकों से ABC अलग अलग तरीकों से लाया जा सकता है। इसी प्रकार असंख्य अन्य प्रक्रम हो सकते हैं। ऑब्वियसली 1 से 2 तक जाने के हजारों लाखों रास्ते हो सकते हैं, कैसे भी आप जा सकते हो। इस प्रकार पथ A, B या C का चयन किया जाना पूरी तरह आवश्यकताओं या कल्पना पर ही आधारित है। ये हमारी आवश्यकता के अनुसार होगा कि हम किस रास्ते से, किस प्रक्रम के थ्रू हम जाना चाहते हैं पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक। पूर्व में वर्णन किए गए दो नियमों बॉयल व चार्ल्स के नियम इसका पूर्ण समाधान करते हैं। कैसे करते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे। यानी कि ये बॉयल और चार्ल्स के नियम समाधान करते हैं, यानी कि एक बिंदु पर 1 से 2 तक जाने पर ये जो
प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर और वॉल्यूम का जो इक्वेशंस हैं उनको ये फॉलो करते हैं। अब मान लिया जाए कि बिंदु 1 से ए तक पहले बॉयल के नियम के अनुसार, या बाद में ए से 2 तक चार्ल्स के नियम ने बॉयल का नियम क्या था, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि पी और वी में कर्व होगा हाइपरबोलिक, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और चार्ल्स का नियम क्या था, पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, प्रेशर उसमें कॉन्स्टेंट रहेगा। तो हम आधे रास्ते तक तो पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट बॉयल के अनुसार चलेंगे, और आधे रास्ते हम चार्ल्स के अनुसार यानी पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट के हिसाब से चलेंगे। तो ये नेक्स्ट फिगर में आपको क्लियर हो जाएगा, ये आप देख लो। इसमें 1 से लेकर ए तक, पॉइंट 1 से पॉइंट ए तक हम पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट यानी कि बॉयल के अनुसार आए हम। फिर ए से लेकर 2 तक, इसमें आप देख सकते हो पी कॉन्स्टेंट है, हॉरिजेंटल लाइन है, इसका मतलब पी परिवर्तित नहीं हो रहा है पॉइंट ए से पॉइंट 2 तक। तो ये कौन सा नियम हो गया, पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट यानी कि चार्ल्स का नियम हो गया। तो हमने दोनों प्रक्रम इसमें फॉलो कर लिए, 1 to a पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट बॉयल का नियम, और ए टू 2 चार्ल्स का हो गया। पथ 1a में बॉयल के नियम लगाने पर 1 से a तक ये बॉयल का नियम फॉलो कर रहा है, यानी कि पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो P1 V1 इक्वल टू PA VA हो जाएगा। चूँकि PA और P2 दोनों बराबर हैं, तो PA की जगह हम P2 लिख सकते हैं। तो P1 V1 इक्वल टू P2 VA। तो इस इक्वेशन से हम VA को फाइंड आउट करेंगे। VA क्या होगा, P1 बाई P2 इंटू V1। अब A से 2 तक चार्ल्स का नियम लगाने पर, चार्ल्स का क्या था, P इक्वल टू कॉन्स्टेंट या V बाई T इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो VA अपॉन TA इक्वल टू V2 अपॉन T2, या VA अपॉन TA। TA को क्या लिख दिया हमने, T1 लिख दिया, क्योंकि 1 से लेकर A तक आने पर टेम्परेचर सेम था अकॉर्डिंग टू बॉयल का नियम। तो T1 इक्वल टू TA, ये ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है, तो TA की जगह हम T1 लिख सकते हैं। तो VA अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। यहाँ से हम VA फाइंड आउट करेंगे V2 इंटू T1 बाई T2। अब एक तो ऊपर हमने इक्वेशन 1 में VA फाइंड आउट किया था और एक इक्वेशन 2 में VA फाइंड आउट किया है, तो दोनों को बराबर रखेंगे क्योंकि दोनों VA के लिए ही हैं। इन दोनों को जब हम बराबर रखेंगे तो आएगा हमारा P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ये किन्हीं 2 बिंदुओं के लिए है। ऐसा ही अगर 2 की जगह हम 3 कोई तीसरा बिंदु ले लेते तो उसके लिए P3 V3 अपॉन T3 भी आ जाता। ऐसे ही जनरलाइज कर सकते हैं, यानी कि किन्हीं भी 2 बिंदुओं के लिए 1 और 2 के लिए क्या कॉमन चीज़ हो रही है कि P V अपॉन T सब के लिए बराबर आ रहा है। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के जो एक इक्वेशन है P V अपॉन T जो है टर्म है, ये सभी के लिए सेम आ रहा है, यानी कि P V अपॉन T इक्वल टू स्थिरांक, यानी कि हर पॉइंट के लिए, यानी कि हर आदर्श गैस की हर अवस्था के लिए P V अपॉन T एक कांस्टेंट होगा। तो बड़े V की जगह हम छोटा V भी लिख सकते हैं। यहाँ पे बड़ा V क्या है, कुल आयतन है, और छोटा V क्या है, प्रति इकाई द्रव्यमान आयतन है। अगर द्रव्यमान को हम 1 किलोग्राम ले रहे हैं, इकाई द्रव्यमान ले रहे हैं, तो छोटा V और बड़ा V बराबर हो जाएंगे, यानी बड़ा V इक्वल टू छोटा V इंटू M होता है। तो M अगर 1 होगा तो छोटा V इक्वल टू बड़ा V हो जाएगा। या पी वी इक्वल टू आर टी, यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर हमने क्या किया, पी वी बाई टी को हमने आर क्या है, एक कांस्टेंट हमने लिख लिया उसको आर। तो पी वी बाई टी इक्वल टू आर या पी वी इक्वल टू
आर टी। आर को क्या कहते हैं? लाक्षणिक गैस स्थिरांक, क्योंकि ये कांस्टेंट है इसलिए कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट इसको बोला जाता है, जो गैस विशेष पर निर्भर करेगा। यानी ये वाला आर जो है हर गैस के लिए अलग अलग होगा। कैरेक्टरिस्टिक गैस एक कांस्टेंट। अब यदि गैस का द्रव्यमान इकाई ना होकर m हो तो इस इक्वेशन में दोनों तरफ हम m का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो m इंटू पी वी इक्वल टू m इंटू आर टी। तो p इंटू स्मॉल m इंटू स्मॉल v, और स्मॉल v इंटू m हमारा बड़ा v होता है, यानी टोटल वॉल्यूम, टोटल आयतन। तो पी वी इक्वल टू एम आर टी, या r आ जाएगा हमारा पी वी अपॉन एम टी। अब इससे हम r की इकाई, r का मात्रक निकाल सकते हैं। जैसे पहले p है, p का इकाई दाब है, दाब होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो बल की इकाई है न्यूटन, क्षेत्रफल की इकाई होता है मीटर स्क्वायर। फिर v है वॉल्यूम यानी आयतन, आयतन की इकाई होती है मीटर क्यूब। फिर नीचे m है, m यानी कि द्रव्यमान यानी किलोग्राम, और t यानी तापमान यानी केल्विन। तो ये आ जाएगा आपका न्यूटन मीटर पर केजी पर किलो केल्विन, और न्यूटन मीटर को हम जूल से लिख सकते हैं, तो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। वायु के लिए इसका मान 0.287 किलो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन होता है। अन्य गैसों के लिए भी आप यहाँ से देख सकते हो, पर जनरली आप वायु के लिए इसको याद रखें, क्योंकि कई बार पेपर में इसका मान नहीं दिया होता है, तो आप इसको याद रखें 0.287 किलो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। फिर है सार्व गैस स्थिरांक, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अभी तो क्या था ये आर? कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, जो गैस विशेष के लिए भिन्न भिन्न था। अब हम एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को फाइंड आउट करेंगे, जो एक यूनिवर्सल है, हर गैस के लिए वो सेम रहेगा, वो गैस विशेष पर डिपेंड नहीं करेगा। मोल है, मोल इसमें एक टर्म आया है। तो मोल क्या होता है कि किसी गैस के अणुभार के बराबर का जो द्रव्यमान लिया जाए तो उसको एक मोल कहते हैं। जैसे किसी गैस का अणुभार सपोज करो 28 है N2 के लिए, तो N2 के एक मोल मतलब 28 ग्राम इक्वल टू 1 मोल होता है। इस अणुभार के किलोग्राम में मात्रा में उस गैस के स्थिरांक R से गुणा करने पर जो स्थिरांक प्राप्त होता है उसे सार्व गैस स्थिरांक, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होता है? जो किसी गैस विशेष, किसी एक गैस विशेष को ले लीजिए आप, उस गैस विशेष का अणुभार को उस गैस विशेष के कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट से गुणा कर देंगे, तो वो हर गैस के लिए सेम आने वाला है। जो आने वाला है वो आएगा G, और G की वैल्यू होती है 8.3143 किलो जूल पर किलोग्राम पर मोल केल्विन। अब आप इसको याद रख सकते हो, G की वैल्यू 8.314 किलो जूल पर किलोग्राम पर मोल पर केल्विन। अब ऐसे जैसे आप अगर जानना चाहते हो कि वायु के लिए कितना होगा कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, तो उसके लिए इस G के मान में वायु के मॉलिक्यूलर वेट अणुभार का आप भाग दे दीजिए। वायु का औसत अणुभार 29 होता है, तो 29 को आप डिवाइड करेंगे 0.287 से, सॉरी 8.314 को आप डिवाइड करेंगे 29 से, तो आपका आ जाएगा 0.287। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट में आप उस गैस का अणुभार का भाग करेंगे तो आपको कैरेक्टरिस्टिक, उस गैस का कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट आ जाएगा। 8.314 डिवाइडेड बाई 29 इज ऑलमोस्ट 0.287। तो ये है आज का डिस्कशन आदर्श गैस का इक्वेशन, characteristic gas equation for ideal gas, and then this is universal gas constant and characteristics gas constant. Thank you very much.